और चलिए अब बात करेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई है और बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान किया गया है और वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष बनाए गए और साथ ही तीरथ सिंह रावत उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और राम माधव, वैजयंत पांडा, डी पुरंदेश्वरी बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान किया गया। तो देखिए, नाम भी अब सामने आ चुके हैं और साथ ही इसी के साथ लोकसभा चुनावों की तैयारी में अभी से बीजेपी जुट चुकी है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबी ने संगठन में जहां पर 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है और साथ में इनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और इसके साथ ही राम माधव, वैजयंत पांडा और डी पुरंदेश्वरी जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी नई राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में अनुभवी चेहरों के साथ नई पीढ़ी को भी जगह दी गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम तैयार। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान, वसुंधरा राजे और तीरथ सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी, राम माधव, वैजयंत पांडा और डी पुरंदेश्वरी को भी टीम में शामिल किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें और साथ ही देखिए, इस टीम का जो ऐलान किया गया है किस प्रकार से 2029 में ये फायदा दिलाती है, देखने वाली बात रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया और इस नई टीम में अनुभव के साथ साथ अलग अलग राज्यों में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में राम माधव और वैजयंत पांडा और डी पुरंदेश्वरी जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। यानी संगठन के स्तर पर बीजेपी ने एक ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश की जिसमें पुराने और अनुभवी चेहरों के साथ साथ अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले नेताओं को जगह दी गई है। जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने को राजस्थान की राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, स्मृति ईरानी की वापसी महासचिव बनाई गई है। तो स्मृति ईरानी की महासचिव की वापसी हुई है, महासचिव बनाई गई है। पीयूष गोयल को बीजेपी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है और वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष बनी है। इसी के साथ तीरथ सिंह रावत को उपाध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही राम माधव, वैजयंत पांडा, डी पुरंदेश्वरी भी। जी देखिए, एक कह सकते हैं कि जो इस समय टीम सामने दिखाई दे रही है कि कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, तो बहुत ही टीम को संतुलित करने की कोशिश की गई है कई तरीकों से। कि एक तो अनुभवी लोग भी इसमें रखे गए हैं, कुछ युवा भी इसमें शामिल किए गए हैं, क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, एक तरीके से जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है और इस तरीके की टीम बनाई गई है कि अगर नौजवान यानी युवा अगर पार्टी का अध्यक्ष है तो उसे अनुभवी लोगों का भी साथ रहे और जवान लोगों का भी साथ रहे और पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत हो और ठीक ढंग से काम हो। आप देखें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में जो काफी दिनों से पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर पार्टी के अंदर नेपथ्य में चली गई थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको लाया गया है और नंबर 1 पर नाम है। साथ ही देखिए तीरथ सिंह रावत, इनको लेकर के उत्तराखंड की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, क्या होगा नहीं होगा, तो तीरथ सिंह रावत को शामिल किया गया जो वाकई चौंकाने वाला, क्योंकि अगर उत्तराखंड की राजनीति पर ध्यान दे तो एक अलग सा ग्रुप वहां चल रहा था। और सबसे बड़ी बात राम माधव पार्टी में पहले थे, फिर किन्हीं कारणों से
से उन्हें अलग हटा दिया क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये प्रचारक हैं, जीवनदानी हैं। तो राम माधव की वापसी वाकई में चौंकाने वाली है। उसके साथ आप देखिए 12वें नंबर पर नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर। उत्तर प्रदेश यानी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में एक मुस्लिम चेहरे को शामिल किया गया। मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन, ये तमाम सारे लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे और तारिक मंसूर पर किसी की नजर नहीं थी, तो तारिक मंसूर को इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद जो संगठन महामंत्री का जो पद होता है बीजेपी में, वो बहुत ज्यादा अहम होता है, बहुत ताकतवर पद होता है। तो BL संतोष मौजूदा वक्त में जो संगठन मंत्री, उन्हीं को अभी कंटिन्यू किया गया है। हालांकि इनके नाम को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि ये भी बदल जाएंगे, कोई दूसरा संगठन मंत्री आएगा। तो मेरी जानकारी है कि फिलहाल इनको रखा गया है, आने वाले कुछ दिनों में ये बदल जाएंगे, इनकी जगह पे कोई दूसरा संगठन मंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद सह संगठन मंत्री देखिए शिव प्रकाश जी पहले से थे, उनको रखा गया। साथ ही सौदान सिंह जी को भी बना दिया गया, सह संगठन मंत्री वो है। राष्ट्रीय मंत्री में आप देखें कि विनोद तावड़े को कंटिन्यू किया गया, जैसा मैंने पहले ही कहा था, अपने न्यूज नेशन ने चलाया भी था। और सुनील बंसल, ये दो लोगों के नाम न्यूज नेशन ने प्रमुखता से चलाया था कि ये दो लोग रहेंगे, ये दोनों लोग हैं। उसके बाद विप्लव कुमार देव का भी नाम न्यूज नेशन ने दिया था, तो विप्लव देव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया। स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी हुई है, मंत्री थी, काफी सक्रिय रहती राजनीतिक तौर पर। उनको सतीश पूनिया राजस्थान से, वहां के अध्यक्ष रह चुके थे। खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम में अनुभव, संगठनात्मक पकड़ और अलग अलग राज्यों के सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। खास तौर पर स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दिए जाने को बेहद तरीके से नामों को शामिल नहीं किया जाता। हालांकि स्मृति ईरानी के को लेकर के और अनुराग ठाकुर को लेकर के और विप्लव देव को लेकर के काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। तो इसमें देखें कि बाकी जो नामें आ रही थी, विप्लव देव, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, इनके नाम तो है, लेकिन अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है। तो अनुराग ठाकुर के नाम पर भी लगाई जाती है। तो स्मृति ईरानी का जो नाम है वो वाकई अपनी ओर खींचता है, क्योंकि ये चौंकाता है कि हाँ, स्मृति ईरानी को फिर से पार्टी के संगठन में लाया गया। उसके पीछे जैसा मैंने न्यूज नेशन ने चलाया था कि 33% आरक्षण बीजेपी देगी और सभी पदों पर महिलाओं को रखे जाएंगे, यानी सभी पद का मतलब उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, सभी जगहों पे। तो इस समय महिलाओं की उपस्थिति सभी पदों पर दिखाई दे रहा है। आप देखें, राष्ट्रीय महामंत्री की सूची में स्मृति ईरानी का नाम है। उसके बाद हरीश द्विवेदी, आप देखें कि जातीय समीकरण जो मैंने कहा था, क्षेत्रीय जातीय, कि उत्तर प्रदेश से, आप देखें उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को लेकर के अलग ही राजनीति चल रही है और बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहा है। उसको साधने के लिए हरीश द्विवेदी, जो पूर्व सांसद है, बस्ती से चुनाव जीतते थे, हार गए पिछली बार के चुनाव में, तो उनको महासचिव बनाया गया, यानी बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया ताकि एक संदेश ब्राह्मणों में उत्तर प्रदेश में जाए। उसके बाद राष्ट्रीय मंत्री में देखें कि इसको भी बहुत सोच समझ करके झारखंड से, बिहार से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, यानी कोई राज्य छूटा नहीं है। और ऐसे लोगों को बनाया गया है कि जिसको बहुत सारे लोग पहचानते भी नहीं होंगे, कि अगर जिनमें राष्ट्रीय मंत्री में अगर देखा जाए तो उन लोगों का परिचय ही कराना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो अपने अपने प्रदेशों में संगठन में काम करते रहे, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बना। सबसे जो इस समय चौंका रहा है वो नाम है पार्टी के कोषाध्यक्ष पद पर पीयूष गोयल की वापसी। बहुत पहले भी पीयूष गोयल राष्ट्रीय के, उनके पिताजी भी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, उसके बाद वो खुद पीयूष गोयल हुए, बीच में मंत्री हुए, वो हटा दिए गए थे। अब फिर से पार्टी का कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल को बनाया गया है। तो ये वाकई ये आश्चर्य में डालता है और चौंकाता भी है। और उसके बाद उनके साथ एक जो होता है बीजेपी में कि सह कोषाध्यक्ष भी राजेश मंगलम राजस्थान को बनाया गया। राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी भी बदल गए। अभी तक राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी जो थे उनकी जगह पर जो अभी महासचिव थे पीछे, तरुण चुग, काफ़ी वरिष्ठ महासचिव थे, पूरे पंजाब के प्रभारी थे, पंजाब का पूरा अफेयरों देखते थे। तो अब तरुण चुग को बना दिया गया है बीजेपी का कार्यालय प्रभारी, जो काफ़ी महत्व रखता है कार्यालय प्रभारी बीजेपी में, क्योंकि उसके आदेश से ही सारी गतिविधियां पार्टी कार्यालय में होती हैं। यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री को आना हो तो पार्टी कार्यालय के कार्यालय प्रभारी की सहमति पहले ली जाती है। तो तरुण चुग को बना दिया गया। और राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री जो हैं वो महेंद्र पांडे, जो पहले प्रभारी थे, वो कार्यालय मंत्री बना दिए गए। उसी तरीके से ना संबित पात्रा को कह सकते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट जी। तो बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में कुछ नाम ऐसे हैं जो सीधे तौर पर चौंकाते हैं और कुछ नियुक्तियां ऐसी हैं जिनके पीछे पार्टी की सोची समझी रणनीति साफ नजर आ रही है।
दिनों से चले आ रहे थे और ये बातें आ रही थी। हालांकि हम लोगों का अनुभव भी है, देखते हैं कि जब भी अध्यक्ष बदलता है उसकी टीम आती है तो कुछ चेंज होते हैं, कुछ कंटिन्यू होते हैं, लेकिन अपने हिसाब से अध्यक्ष टीम बनाता है। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल बलूनी का प्रमोशन हो जाएगा। ये भी अटकलें थी कि यहाँ से वो मीडिया प्रभारी के संयोजक के तौर पर से वो हटेंगे तो शायद उत्तराखंड के कोटे में केंद्र में जाकर के वो राज्य मंत्री हो जाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि शायद पार्टी ने उनके अनुभव को, उनके काम करने के तरीके को देखते हुए उन्हें कंटिन्यू किया। लेकिन मीडिया सह संयोजक बदल दिए गए। जो पहले बिहार के एमएलसी संजय मयूख काफी दिनों से सह संयोजक पद पे थे, तो उनकी जगह पर आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी जो प्रवक्ता हैं, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव जो प्रवक्ता हैं, तो इन 3 लोगों को बनाया गया। जो मैंने कहा था ना कि हर जगह पर 33% का आरक्षण बीजेपी देगी, तो देखिए 3 मीडिया सह संयोजक हैं, उसमें से एक मीडिया सेक्टर में भी रखा गया उषा अग्रवाल को। तो उसके बाद देखें कि सोशल मीडिया संयोजक दीपक बहस्के को बनाया गया। अभी तक जी, क्योंकि अब देखें कि सोशल मीडिया की लड़ाई आजकल चल रही है, राजनीतिक तौर पर देखें समाज में सबसे ज़्यादा महत्व इस समय हम सब लोग उसको देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया के भी संयोजक को बदल दिया गया। बदलने के पीछे कारण एक ही होता है कि बहुत दिनों से आप काम कर रहे थे, अब दूसरे अनुभवी व्यक्ति को लाया जाए, उसका विस्तार हो, क्योंकि बीजेपी के सोशल मीडिया के काम करने के तरीकों को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। कई बार पार्टी की स्थिति जो है काफ़ी ऑकवर्ड हो गई। कई जगह जहां पार्टी को एग्रेसिव सोशल मीडिया पे होना चाहिए था वहां हो नहीं पाई। सोशल मीडिया पे पार्टी को जहां ठीक ढंग से जवाब देना चाहिए था तो वहां पर वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो कई बार शिकायतें आ रही थी, तो मुझे लगता है कि उन शिकायतों का या फिर इसका और विस्तार करने का दीपक बहस्के को दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं और इनको काफ़ी अनुभव भी है। फिर सोशल मीडिया संयोजक अगर आप देखें कि जो सह संयोजक बनाए गए उसमें से श्रीमती प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव हरियाणा से। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा और छत्तीसगढ़, इन राज्यों के लोगों को इसमें स्थान दिया गया है। तो अब ये टीम तो बिल्कुल पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। एक अगर अनिल बलूनी को छोड़ दें तो मीडिया से संबंधित सभी विभागों के सह संयोजक और पदाधिकारी बदल दिए गए हैं। तो और उसके बाद बाकी उपाध्यक्ष में देखें कि कई अनुभवी चेहरों को भी शामिल किया गया और कई नए लोगों को भी लाया गया कि जो लोग नए ढंग से काम करेंगे। जी, आपको बता रहे हैं, अब देखिए जहां पर सोची समझी रणनीति यहां पर इन नामों के पीछे बीजेपी की नजर आ रही है। सबसे पहले बात हम स्मृति ईरानी की करेंगे। स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी को बेहद अहम माना जा रहा है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिस प्रकार जो आगे जिम्मेदारियां जो है वो दी जा रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि महिलाओं को लेकर बीजेपी लगातार जो वादे कर रही थी, कहीं ना कहीं उन वादों को पूरा भी करते नजर आ रही है। फिर चाहे संगठन की टीम को लेकर हो या आने वाले समय में कैबिनेट को लेकर हो। दरअसल बीजेपी के संगठन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की चर्चा लगातार होती रही है और अब नई राष्ट्रीय टीम में महिलाओं की मौजूदगी अलग अलग पदों पर भी दिखाई दे रही है। यानी उपाध्यक्ष से लेकर महासचिव और राष्ट्रीय मंत्री तक महिला प्रतिनिधित्व को जगह दी गई है। और इसके बाद अगर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों आक्रामक है जब से सदन में बिल गिरा उसके बाद से, और पार्टी ने बहुत पहले ही संविधान को संशोधित कर दिया था कि हम संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। तो इस बार जो अभी तक हम देख पाए हैं, चूंकि लिस्ट आया और तुरंत हम बोलने लगे, तो देखिए आपकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में भी शुरुआत वसुंधरा राजे से है, फिर नीचे भी श्रीमती भारती प्रवीण पवार भी इसमें है। तो इसमें कम से कम डी पुरेंदेश्वरी को भी इसमें जगह दिया गया है, रेखा वर्मा को भी इसमें है। आप देखा 13 में मैं बता दूं आपको 4 तो 4 या 12, यानी कह सकते हैं कि हाँ लगभग 33% उपाध्यक्ष में मामला हो गया। उसके बाद आप राष्ट्रीय मंत्री में भी चलें तो वहाँ भी महिलाओं को स्थान दिया गया। तो स्मृति ईरानी को देख लें, बाकी और भी हैं। तो ये महिलाओं को इस बार दिख रहा है उचित स्थान। साथ साथ जो मैंने पहले कहा था कि जिनको संगठन का अनुभव भी है और जिनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, अगर नितिन नवीन अगर युवा अध्यक्ष बनाए गए तो उस हिसाब की टीम हो, तो उस हिसाब से लोगों का चयन इसमें किया गया है। आप देखें विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, श्रीमती स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर ऊपर के विनोद तावड़े को और सुनील बंसल को छोड़ दें कि जो 50 साल की उम्र को पार किए हों, सब नीचे के हैं। तो इस तरीके का संतुलन इसमें रखने की कोशिश की गई है। और बाकी जो राष्ट्रीय मंत्रियों की सूची में देखें तो उसमें भी अधिकतर वो लोग नजर आ रहे हैं
जो लोग 50 से नीचे के हैं, तो उस तरीके की ही टीम बनाई गई है और इन लोगों को संगठन में काम करने का अनुभव भी है। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि टीम ऐसी आएगी कि जिसमें युवा भी हो और अनुभव भी हो, तो अनुभव और युवा दोनों को इन टीमों में समेटने की कोशिश की गई है। तो अनुभव भी है और युवा भी है और इसी के जरिए जो तालमेल बीजेपी की ओर से बैठाया गया है 2029 की तैयारियों को पूरे तरीके से दर्शा रहा है। और साथ ही देखिए, बीजेपी ये जानती है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, कोई भी काम हो, महिलाओं के बिना अधूरा है और इसीलिए बीजेपी ने, चाहे उनकी योजनाएं हैं या फिर बात अगर उनकी टीम को बढ़ाने को लेकर करें, महिलाओं को भी सबसे आगे रखा है। कुल मिलाकर बीजेपी के संगठन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की चर्चा पहले से ही होती रही है और अब नई राष्ट्रीय टीम में महिलाओं की मौजूदगी अलग अलग पदों पर दिखाई दे रही है। यानी उपाध्यक्ष से लेकर महासचिव और राष्ट्रीय मंत्री तक महिला प्रतिनिधित्व को जगह दी गई। और इसके बाद अगर बात जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की करें तो बीजेपी की नई टीम में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। दक्षिण भारत भी है, मध्य भारत भी है, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य सभी से हैं और नौजवान भी हैं, युवा भी हैं, अनुभवी भी तमाम लोगों को रखा गया है। और जैन जी को लेकर के तो बीजेपी ने पूरी अपनी एक बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी तैयार, रणनीति तैयार करके मैदान में उतर गई है। जो पहले बीजेपी की परिभाषा थी कि 18 साल के लोगों को, जो मतदाता है उनके बीच में हम संपर्क अभियान चलाएंगे, अब बीजेपी ने उसको 14 वर्ष कर दिया कि उनके बीच में उतरेंगे और पूरे वर्ष तक ये अभियान चलाने वाली है जैन जी के बीच में बीजेपी। तो उस हिसाब से भी जो तमाम इसमें युवा लोग मंत्री बनाए गए हैं या महामंत्री में रखे गए हैं या दूसरे पदाधिकारी बनाए गए हैं, अगर एक युवा जैन जी में जाएगा तो जैन जी भी ये जानता है कि 14 साल का व्यक्ति या 15 साल, 16 साल, 18 साल का बीजेपी में कोई जाके पदाधिकारी नहीं हो सकता या बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता इस एज ग्रुप का या उम्र का। तो लेकिन अगर उनके बीच में कोई नौजवान जाएगा तो निश्चित तौर पर उससे वो प्रभावित होंगे, उसकी बात को वो सुनेंगे। तो उस चीज़ का ख्याल इसमें रखा गया है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि अगर नौजवानों का वक्त अगर है, भारत सबसे युवा देश है, तो ये जो टीम दिखाई दे रही है, क्योंकि जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया था तो तभी ये हुआ था कि अगर एक युवा को अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो उसकी टीम भी युवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष युवा हो और बाकी सब 60 साल, 65 साल, 70 साल वाले भर जाएं। तो वो स्थिति इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है कि कोई 65 साल, 70 साल, 75 साल या 60 साल का हो। अधिकतर वो लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 35 साल से लेकर के और 50 साल के नीचे वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि नितिन नवीन को बनाया गया तो उस हिसाब से टीम को, पदाधिकारियों की सूची को उम्र के हिसाब से भी, जाति के हिसाब से भी, क्षेत्र के हिसाब से भी, अनुभव के हिसाब से भी संतुलित रखने की कोशिश की गई है। और पहले ऐसा लग रहा था कि शायद सिर्फ एक अगर सचिवों की सूची को छोड़ दें, यानी जो राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं उनको छोड़ दें, बहुत सारे राष्ट्रीय मंत्री ऐसे बनाए गए हैं जिसको बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्तर पे जानते ही नहीं हैं, बहुत सारे पत्रकार भी उनको नहीं पहचान पाएंगे, उनका परिचय ही कराना होगा। लेकिन ये बीजेपी इस तरीके से ही चौंकाती है कि आप देखो, किसी को उम्मीद नहीं थी कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। बहुत सारे अनुभवी लोगों पर और बड़े नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जब नितिन नवीन का नाम आया तो तब बहुत देर तक तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक विधायक को एक बिहार से लेकर के बना दिया गया। तो आप देखें, बीजेपी के काम करने का तरीका तो बदला है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग की शुरुआत हुई है तो हर फैसले में चौंकाने वाले कुछ नाम और कुछ फैसले जरूर होते हैं। तो अगर आप देखें सचिवों में, तो निश्चित तौर पर नौजवानों को इसमें बहुत अच्छे ढंग से स्थान दिया गया है ताकि एक संदेश भी जाए और ऊर्जा के साथ वो काम कर सके। तो राष्ट्रीय मंत्री की सूची में मुझे लगता है कि अधिकतर जो लोग हैं वो सब युवा वर्ग के ही हैं। गई है। और देखिए, बात अगर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, बीजेपी की नई टीम में इसका खास ख्याल रखा गया है। खास तौर से बात अगर हम उत्तर प्रदेश को लेकर, पार्टी की रणनीति बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दी। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जहां द्विवेदी को राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी दिया जाना उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों के लिहाज से एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। और इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्रियों की सूची पर नजर डालें तो झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु समेत अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व। आप देखिए कि एक तारिक मंसूर को अगर आप छोड़ दें और जब मोर्चों की घोषणा की जाएगी, अल्पसंख्यक मोर्चा को अगर आप छोड़ दें तो कोई दूसरा आपको इसमें मुस्लिम समाज का व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। वो भी उपाध्यक्ष में तारिक मंसूर साहब को, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको रखा गया है।
अब देखें कि अगर बीजेपी ये दावा करती है और बीजेपी केंद्र में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार, एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम की, अगर एक पदाधिकारी भी नहीं होता तो वैसे ही बीजेपी कटघरे में खड़ा होती है मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के और मुस्लिम्स को लेकर के, तो एक बहुत बुरा और भी मैसेज जाता। कम से कम इस समय बीजेपी के प्रवक्ताओं नेताओं को के पास ये कहने के लिए है कि नहीं साहब, हमारा राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मुस्लिम है और हमने छोटा पद नहीं दिया है, हमने उपाध्यक्ष बनाया है। वो ठीक बात है कि बीजेपी में ज़्यादा ताकतवर महामंत्री का पद होता है, मंत्री का पद होता है, उपाध्यक्ष के पास बहुत सारी जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये कहने के लिए तो है। आप देखें, शुरू से आप देखें कि सिकंदर वक्त के बाद एक चेहरा कभी सिकंदर वक्त हुआ करते थे, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी हुए, फिर बाद में शाहनवाज हुसैन आए, फिर आप ढूंढें कि चौथा नाम कौन सा, तो बहुत ज़्यादा आपको श्रम करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में मुस्लिम्स नहीं हैं और उनके लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है तो उन्हें रखना ही था। और किसी ऐसे उत्तर प्रदेश से रखा गया है, चूंकि वहाँ 2027 में चुनाव है, तो एक उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को भी ये संदेश देने की कोशिश और पूरे देश के भी मुस्लिम समाज को ये संदेश देने की कोशिश कि नहीं साहब, हमने पार्टी में उपाध्यक्ष बना कर रखा है, यानी अध्यक्ष के बाद का जो पद है वो हमने ऑफर किया है किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को। तो सीधे तौर पर एक राजनीतिक संदेश देने के लिए है। आए हैं राष्ट्रीय मंत्रियों की सूची पर अगर नजर डालें तो झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु समेत अलग अलग राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये पूरा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से ही बीजेपी की पूरी प्लानिंग को दिखा रहा है। यानी बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम बनाते वक्त क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की और ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया है जिन्होंने अपने अपने राज्यों में संगठन के स्तर पर लगातार काम किया है। लेकिन इन तमाम नामों के बीच एक और नियुक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो है पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल को बीजेपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो बड़ी खबर, इनके अपने एक किसी को विशेष जिम्मेदारी दी जाती थी। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हुए या जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था, जितेंद्र सिंह को मंत्री बनाया गया था। तो नॉर्थ ईस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का शुरू से है, क्योंकि मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अपने साथ है तो पूरा देश ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बीजेपी की भी नीति शुरू से अलग रही है, उसके लिए अलग से सब काम करते रहे ताकि नॉर्थ ईस्ट में पैठ बढ़े, मजबूती मिले, जिसकी वजह से आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है और काफी मजबूत स्थिति में बीजेपी वहां पर है। और संबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के प्रभारी भी रहे, सह प्रभारी भी रहे, काम कर रहे थे और वह शुरू से उनको जिम्मेदारी दी गई थी। अब अलग अलग राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी गई थी। अब संबित पात्रा को पूरे नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब नॉर्थ ईस्ट के संयोजक वो हैं। और अभी भी हालांकि नॉर्थ ईस्ट का काम संबित पात्रा देख रहे थे, हालांकि कई दूसरे लोगों की जिम्मेदारी भी थी। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के है कि वो देखें वहाँ की जितनी भी राजनीतिक गतिविधि हलचल होती है उसकी शुरुआती हिमंता बिस्वा शर्मा से होती है। लेकिन पार्टी की तरफ से अब एक बाकायदा पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया संबित पात्रा को पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। पहले कभी सिक्किम या अरुणाचल या अलग अलग राज्यों के प्रभारी या उनका दायित्व मिलता था, अलग अलग नेताओं को मिलता था। ये 3 राज्य में एक क्लस्टर बना करके और एक किसी नेता को बीजेपी जिम्मेवारी देती थी। लेकिन अब क्या है कि सीधे एक व्यक्ति को पूरे नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बना दिया गया। तो निश्चित तौर पर इससे नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो बीजेपी की गंभीरता है और पीएम मोदी की जो गंभीरता है वो इससे दिखाई देता है। तो देखिए, ये जो नई टीम तैयार हुई है, इस टीम के जो तमाम नाम हैं वो वाकई अपने आप में खास है और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिलाने वाले भी हैं। पीयूष गोयल की हम बात कर रहे थे। अगर पीयूष गोयल की बात करें तो बीजेपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उन्हें बनाया गया है और गोयल परिवार का पार्टी संगठन से पुराना रिश्ता भी रहा है। पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल भी बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। राम जन्मभूमि पर कहां से बवाल शुरू हुआ, कोष को लेकर के हुआ और कितना बड़ा राजनीतिक मसला वो बन गया। और कोई भी दल हो, कोई भी जगह हो, वहां कोषाध्यक्ष का पद जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और उसको हमेशा ये कोशिश की जाती है कि किसी ईमानदार, हिसाब किताब में मजबूत व्यक्ति को वहां पर रखो ताकि गड़बड़ी ना हो। इनके पिताजी लंबे समय तक जब बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था तो इनके पिताजी अपनी निजी पैसों से खर्च करते थे पार्टी के कार्यक्रम को चलाने के लिए। उसके बाद लंबे समय तक रहे। उसके बाद अपने पिता के बाद पीयूष गोयल ही कोषाध्यक्ष बनाए गए। फिर बाद में चूंकि पार्टी सत्ता में आई, पार्टी ताकतवर हुई, केंद्र में सरकार बनी तो जाकर के मंत्री हो गए। अब केंद्र का मंत्री, वो भी काफी महत्वपूर्ण मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत खास मंत्री, पूरे मंत्रिमंडल में अपनी एक पहचान रखने वाले मंत्री को फिर से पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो इसके पीछे मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है
कि फिर से उसी व्यक्ति पर भरोसा जताया गया, क्योंकि पार्टी के पास अब फंड की कमी नहीं है, पार्टी के कार्य का विस्तार भी हो गया है, पार्टी के खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब चूंकि पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बहुत बढ़िया से अकाउंटेंसी कर देंगे, पहले करते रहे हैं। माना जाता है कि जब तक पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष थे, पार्टी का एक भी पैसा इधर से उधर बर्बाद नहीं होता था, सबका हिसाब बिल्कुल बराबर रहता था। जो भी जहाँ से चाहे जब भी चाहे हिसाब मांगता था, वो बिल्कुल हर एक पैसे का 5-5 पैसे का हिसाब वो उठा करके रख देते थे कि आया कहाँ से और गया कहाँ और किसके कहने पर गया, किस मद में कितना खर्च हुआ। तो कोषाध्यक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पीयूष गोयल की जो क्षमता है इस क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि पार्टी अब उसका फायदा उठा रही। की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का ऐलान करते हुए संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए और नए नाम शामिल किए। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है। यानी बीजेपी ने संगठन के स्तर पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए देश के अलग अलग राज्यों और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की। सबसे पहले बात राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की करें तो 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और वहीं उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक देता है। और मैं तो हर जगह उसको एहसास करता हूं कि संघ की इच्छा के बगैर बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता है। ये जो पदाधिकारियों की सूची जिसे आप भी बार बार देख रहे हैं, अब मैं भी इसको स्क्रॉल करके मोबाइल पे बार बार देख रहा हूं, कई नामों को पढ़ करके हैरान भी हो रहा हूं। ये संघ से बिना अप्रूवल के ये हमारे और आपके पास तक नहीं पहुंचा है। ठीक है कि संघ बीजेपी के कामकाज में, रोज रोज के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये भी सत्य है कि पार्टी स्वतंत्र है अपने फैसले करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। जब गड़बड़ होता है तभी संघ सवाल पूछता है। ये पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी सूची बनाएं, चलाएं, गड़बड़ी होगी तब हमारे पास आइएगा। संघ का एकदम फ्री हैंड संघ की तरफ से बीजेपी को काम करने के लिए रहता है। लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है कि टीम बने, संगठन बने, तो संघ से ही सहमति ली जाती है। आप देखें बीच में कई तरह की बातें आ रही थी कि कई सारे ऐसे नाम भी आ रहे थे कि जिनको पदाधिकारी बनाया जा सकता है कि जो दूसरे दल से आए हुए लोग थे। संघ ने एक लाइन का ही आदेश दिया था कि आयातित एक भी व्यक्ति संगठन में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति को, हमारे काम करने की पद्धति को वो लोग नहीं जानते हैं, वो हमारे संस्कार के नहीं हैं। तो एक भी व्यक्ति इसमें ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो बीजेपी गोत्र का ना हो। जो कहा जाता है ना बीजेपी गोत्र, संघ गोत्र, तो सारे वो लोग हैं। उसके बाद आप देखें विनोद तावड़े कौन है, संघ वाले हैं। आप देखें सुनील बंसल कौन है, शुद्ध संघ वाले हैं, प्रचारक हैं। आप उसके बाद जितने लोग देखें, राम माधव प्रचारक हैं। राम माधव पार्टी में रह के पहले काम कर चुके हैं, छोटे से विवाद में फंसे, फिर उन्होंने खुद ही अपने को पार्टी से अलग किया। फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो फिर से पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बात ये चल रही थी कि शायद उन्हें महामंत्री बना दिया जाए। उसके बाद आप देखो उपाध्यक्ष में डी पुरंदेश्वरी, आरएसएस बैकग्राउंड की, रेखा वर्मा बिल्कुल उसी बैकग्राउंड की। तो बाकी जितने भी लोग इसमें हैं वो सब लोग ऐसा नहीं है कि कोई जिस पर आरएसएस की सहमति न हो या जो आरएसएस से कभी जुड़ा हुआ ना हो। तो आरएसएस का असर तो साफ साफ दिखाई देता है जब भी अगर बनता है। आप तो सबसे पहले जहां पर नाम क्या हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को भी राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय महामंत्रियों की। नई टीम में कुल 8 राष्ट्रीय महामंत्री शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई आयातित नहीं, क्योंकि उसके बाद उदाहरण भी दिए गए। क्योंकि अभी देख लीजिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, वो कभी बीजेपी गोत्र के नहीं रहे, संघ वाले नहीं रहे। बहुत सारी परेशानी अभी से ही पैदा हो गई है। आप देखिए पंजाब में पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। इस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन है, जो कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पदें दी गई हैं, लेकिन जिसकी वजह से जो परेशानी आ रही है, तो संघ कहता है कि नहीं, संगठन में अपने लोगों को रखो। अब आपने एक सही नाम उठाया रोहन गुप्ता का। मुझे लगता है कि मुझे भी इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये वही रोहन गुप्ता हैं या जो बीजेपी में एक रोहन गुप्ता वहाँ और भी हैं जो शुरू से बीजेपी वाले ही हैं, वो हैं। क्योंकि इसमें लिखा नहीं है गुजरात से हैं, और मुझे नहीं लगता कि गुजरात राज्य को देखते हुए कि गुजरात से किसी बाहरी को ला करके गुजरात की कोटे से डाल दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये पुराने होंगे, लेकिन इसको एक बार क्रॉस चेक करना ही होगा। जी।